के त्योहार पर आगरा के बाजार में भी खूब रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। यूपी के अलीगढ़ में भी ईद के मौके पर बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी। लोग अपनी पसंद के कपड़े और खाने का सामान खरीदते हुए नजर आए। वहीं बात अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की करें तो लोगों ने ईद उल फित्र के मौके पर ईदगाह में नमाज अदा की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लोगों ने ईद उल फित्र के मौके पर माहिम दरगाह पर नमाज अदा की। जम्मू कश्मीर में भी ईद उल फित्र की धूम है। जम्मू में लोगों ने ईदगाह मलिक बाजार में नमाज अदा की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आम लोगों के साथ चंद्रशेखरन स्टेडियम में ईद के मौके पर नमाज अदा की। राजस्थान के करौली में कबीर शाह मस्जिद के पास तकिया ईदगाह में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। कानपुर में धार्मिक सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिली। टाटमिल चौक में एक हनुमान मंदिर और एक मस्जिद है जिसका प्रवेश द्वार एक ही है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक दोनों समुदायों के सहयोग से आरती और अजान होती है। कानपुर के टाटमिल चौक में दोनों धर्मों के लोग शांति से रहते हैं। मंदिर और मस्जिद एक जगह होने की वजह से भी यहाँ कभी कोई तनाव या अन्य अप्रिय घटना नहीं घटी। वहीं पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर ईद उल फित्र के अवसर पर बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों के साथ मिठाइयां और शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट जसबीर सिंह ने कहा कि हमने ईद मुबारक के अवसर पर पाकिस्तानी रेंजर्स को शुभकामनाएं भेंट की। उन्होंने कहा ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच परंपरा का हिस्सा रही है और यही मौका दोनों देशों के बीच सीमा की खुशहाली और शांति में मददगार साबित होगा। ईद के मुबारक मौके पर आज जेसीपी अटारी पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच स्वीट एक्सचेंज किए गए हैं। परंपरा के अनुसार दोनों देशों के बीच सीमाओं पर शांति और खुशहाली बनी रहे, इस प्रकार की ये हमारी कोशिश है और विश्वास है कि इस प्रकार की परंपराएं आगे इस बॉर्डर पर शांति बहाल कर सकें। और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तीन देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है इस यात्रा के मायने? जर्मनी, डेनमार्क का दौरा और फ्रांस से डीडी न्यूज और डीडी इंडिया की एक्सक्लूसिव कवरेज। 2 से 4 मई लगातार कवरेज डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पर।
और प्रधानमंत्री जैसे कि हम जानते हैं कि बर्लिन में मौजूद हैं और कुछ ही देर में वो कोपेनहेगन के लिए निकलने वाले हैं। और अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बर्लिन की है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ से कोपेनहेगन की तरफ निकलेंगे और 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री इस वक्त बर्लिन में मौजूद है। हमने देखा कि किस तरह से और बर्लिन के ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर उन्होंने जो भारतीय समुदाय है उनसे बात की। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं, आप देखिए कि कितनी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री ने जो भारतीय समुदाय है वहाँ पर बर्लिन में उनसे मुलाकात की। और हमने कल भी देखा था कि किस तरह से बहुत सहज, सरल और स्वाभाविक तरीके से प्रधानमंत्री ने वहाँ जो भारतीय समुदाय हैं उनके साथ बात की। और यही उनकी एक अनूठी, हम कह सकते हैं, क्वालिटी है जो उनको बहुत अलहदा, बहुत अलग बनाती है। और जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की और कहा कि उन्हें लगा ही नहीं कि वो एक प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। उन्हें लगा कि बहुत अपनेपन से प्रधानमंत्री ने उनके साथ अपने विचार साझा किए। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें अभी कुछ देर पहले की हैं जब प्रधानमंत्री ने जो भारतीय समुदाय से जुड़े लोग थे, कल हमने देखा जब वो होटल पहुँचे थे तब भी भारतीय समुदाय के लोगों से उन्होंने बात की। और अब वो क्योंकि बर्लिन से प्रस्थान कर रहे हैं, कुछ ही देर में वो कोपेनहेगन के लिए निकलेंगे, तो यहाँ पर फिर से एक बार प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों से हाथ मिलाते हुए, ऑटोग्राफ देते हुए, उनसे बात करते हुए मन की। और ये एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर हमेशा से प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ। और जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी यात्राओं पर जब भी वो जाते हैं तो इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं हम जब यहाँ बैठकर भी देखते हैं तो चेहरों पर मुस्कान लेकर आती है। और यही उनकी क्वालिटी है जब वो बहुत ही सहज, सरल और स्वाभाविक तरीके से जो वहाँ की आम जनता है, जो वहाँ का जो भारतीय समुदाय है, जो उत्सुकता पूर्वक उनका इंतज़ार करता है, वो उनसे बेहिचक होकर मिलते हैं और उनकी बात सुनते हैं। हमने देखा था कि कल किस तरह से 2 बच्चों से उन्होंने बात की। उनमें से एक बच्ची ने उनके चेहरे का पोर्ट्रेट बनाया था, उन्होंने उससे बात की, उसका नाम पूछा। तो ये कहीं ना कहीं उनको जो तमाम राष्ट्रीय नेता हैं उनसे थोड़ा अलहदा बनाता है। हम आपको बताएंगे कि कब बर्लिन से निकलकर प्रधानमंत्री कोपेनहेगन के लिए निकलेंगे, लेकिन आइए अब रुक कर लेते हैं हमारे बुलेटिन में बाकी खबरों का। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं और बात कर लेते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश ने जो कोयलास्टिला गैस क्षेत्र है उसमें प्रतिदिन 20 मिलियन क्यूबिक फीट गैस का उत्पादन करने की क्षमता के साथ एक नए गैस क्षेत्र की खोज की है। बांग्लादेश के बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्री नसरुल हामिद ने सोमवार को अपने सत्यापित फेसबुक पेज पर इसकी घोषणा की। बांग्लादेश के बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज के अनुसार सिलहट गैस फील्ड के अधिकारियों ने कहा कि नए खोजे गए कुएं संख्या 6 से राष्ट्रीय ग्रिड को 10 मई से रोजाना 17 से 19 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की आपूर्ति करना संभव होगा। कुएं की उत्पादन क्षमता कई वर्षों तक चलेगी। कोयलास्टिला फील्ड में लोअर गैस सैंड जोन के शेष निकालने योग्य गैस भंडार 758 बिलियन क्यूबिक फीट है। उन्हें उम्मीद है कि शेष गैस का उत्पादन विभिन्न कुओं के माध्यम से चरणों में किया जाएगा। मंत्री नसरुल हामिद ने कहा कि गैस अन्वेषण गतिविधियों के तरीके और दायरे को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोयलास्टिला गैस फील्ड शेल ऑयल कंपनी से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान द्वारा 1975 में केवल 45 लाख पाउंड में खरीदे गए 5 गैस क्षेत्रों में से एक है, जो उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। सिलहट गैस फील्ड्स लिमिटेड के कोयलास्टिला गैस फील्ड में अब तक 7 कुएं खोदे जा चुके हैं। इनमें से 2 चालू कुओं से प्रतिदिन 29 मिलियन क्यूबिक फीट गैस का उत्पादन किया जा रहा है और राष्ट्रीय ग्रिड को आपूर्ति की जा रही है। बांग्लादेश में पहला गैस क्षेत्र 1955 में सिलहट में बनाया गया था। बांग्लादेश वर्तमान में अपने 26 वाणिज्यिक गैस क्षेत्रों से 2370 MMCAFD का उत्पादन करता है, जिसमें से 85% शीर्ष 4 गैस क्षेत्रों से आता है। गैस के लिए उत्पादन की बात की जाए तो बिबियाना गैस फील्ड और टाइटस गैस फील्ड इसके प्रमुख स्थान हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि बांग्लादेश के पास 11 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का शेष गैस भंडार है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी विदेशों से मिले सोने और हीरे के गिफ्ट को बेचकर पैसे लेने के मामले में बुरी तरह से घिर गए हैं। पाकिस्तान की नई सरकार ने खुलासा किया है कि इमरान खान ने सरकारी गिफ्ट को तोशखाना से बेचकर 14 करोड़
20 लाख रुपए बनाए। इस खुलासे के बाद से ही पाकिस्तान में इमरान खान की किरकिरी हो रही है और उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख लेने की सलाह दी जा रही है। इस संबंध में पीएम मोदी का एक वीडियो भी पाकिस्तान में शेयर किया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि इमरान खान ने विदेशों से मिले तोहफों का केवल 20% पैसा देकर उसे लिया। शहबाज शरीफ सरकार अब इमरान खान से इन सब पैसों का हिसाब मांग रही है। इमरान की इस कमाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में 14 करोड़ 10 लाख रुपया कमाया था। वहीं उन्होंने सरकारी गिफ्ट बेचकर 14 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई कर डाली। पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का वादा करने वाले इमरान खान को उनके इसी भ्रष्ट आचरण के लिए पीएम मोदी से सीख लेने की सलाह दी जा रही है। पाकिस्तानियों की ओर से शेयर किए जा रहे पीएम मोदी के एक वीडियो में कहते हुए कि मुझे गुजरात के सीएम रहने के दौरान कई सोने चांदी के गिफ्ट्स मिले, पर मैं उसे नहीं लेता था। मैंने सारे गिफ्ट सरकारी तोशखाना में जमा करवा दिए। इससे लोग तंग आ गए। मैंने फिर इन गिफ्ट की कीमत लगाना शुरू किया और बाद में उसे नीलाम करना शुरू कर दिया। इस नीलामी से जो पैसा मिलता था उसे लड़कियों की पढ़ाई के लिए मैं दान कर देता था। मैंने 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए नीलामी से जमा किए और उसे लड़कियों की शिक्षा के लिए दे दिया। पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार विंगास पीएम मोदी के इस वीडियो पर कहती हैं, इमरान खान को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब उन्हें गिफ्ट मिलता है तो वो उसे नहीं रखते, इसके बजाय वो उसे नीलाम करते हैं और उससे मिली हुई धनराशि को लड़कियों की शिक्षा पर दान कर देते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार नसरुल्लाह मलिक ने भी पीएम मोदी की तारीफ की है। उनके वीडियो के ट्वीट को 2000 से ज्यादा लोग रीट्वीट कर चुके हैं और 4000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। रूसी सेना और रूस समर्थक अलगाववादियों ने सोमवार से एज़ोवस्टाल औद्योगिक परिसर पर दोबारा गोलीबारी शुरू कर दी। इससे पहले वहां दर्जनों नागरिकों को बाहर निकाला गया। एज़ोवस्टाल तटीय शहर एज़ोव से सटा हुआ है। इसे रूसी सेना की ओर से कई सप्ताह तक की गई गोलीबारी ने तबाह कर दिया। अब ये शहर स्थानीय लोगों और गिनती के बचे हुए यूक्रेनी सैनिकों के लिए शरणस्थली बना हुआ है। रूस ने पहले ही मारियोपोल शहर पर कब्जा कर लेने का दावा किया है। एज़ोवस्टाल यूक्रेनी सैनिकों का आखिरी गढ़ है, जहां आम नागरिक और सेना के जवान सुरक्षित ठिकानों के भीतर छुपे हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि दक्षिणी तटीय शहर ओडेसा में हुए एक मिसाइल हमले में 14 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 17 साल की एक लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई। यूक्रेन की ओर से सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में अग्निशमन दल के कर्मचारी एक क्षतिग्रस्त इमारत में लगी आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मिसाइल के जरिए विश्रामालय को निशाना बनाया गया। इससे पहले यूक्रेन के सुरक्षा परिषद के सचिव ने कहा था कि मिसाइल हमलों की वजह से एक चर्च को बहुत नुकसान हुआ, उसकी एक छत क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि रूस की ओर से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान पर कहा कि रूस ने दूसरे विश्व युद्ध से कोई सबक नहीं सीखा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि नाजी नेता एडोल्फ हिटलर यहूदी मूल के थे। यूक्रेन की जनता के नाम संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा कि मारियोपोल शहर के एज़ोवस्टाल स्टील प्लांट से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जारी है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के जंगल में लगी आग भीषण रूप लेती जा रही है। आसमान में धुएं का गुबार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तेज हवाओं और सूखे की वजह से आग काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और ये लास वेगास शहर के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। अधिकारियों ने नज़दीक के इलाकों में रह रहे सैकड़ों लोगों को तुरंत इलाका खाली करने के लिए कहा। पुलिस ने लोगों को खतरे से बचने के लिए सड़कों पर जगह जगह अवरोधक भी लगा दिए हैं। जंगल में लगी आग 1,21,000 हेक्टेयर इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी है। पिछले 6 अप्रैल को लगी आग लगातार तेज गति से फैलती जा रही है। विशेषज्ञों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसी घटनाएं और घट सकती हैं। और अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को लेकर, जिसके दूसरे संस्करण का आज समापन समारोह है और इस समापन समारोह का आयोजन बेंगलुरु के श्री कांतिरवा आउटडोर स्टेडियम में किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और कर्नाटक के मुख्यमंत्री
बसवराज बोम्मई भी उपस्थित होंगे। 24 अप्रैल से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में 2000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय और 4000 से ज़्यादा एथलीट, 20 खेलों से ज़्यादा हमने खेल इस बार वहाँ शामिल होते हुए देखे। आज की अगर बात की जाए तो फुटबॉल, कबड्डी के फाइनल मुकाबले आयोजित होंगे। निशानेबाजी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, फुटबॉल जैसे कई अन्य खेलों में पदक के लिए हमने खिलाड़ियों को रोमांचक संघर्ष करते हुए देखा। 2 नए खेल इस बार शामिल रहे थे, मलखम्ब और योगासन, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र भी थे। राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता अनीश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। इसी स्पर्धा में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के उदयवीर सिद्धू ने स्वर्ण का पदक अपने नाम किया। अनीश ने अपने खेलों के अनुभव, भविष्य की स्पर्धाओं और ओलंपिक की तैयारी के बारे में बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आज से खत्म हो रहे हैं और 25 मीटर पिस्टल रैपिड इवेंट का शानदार मुकाबला सभी ने देखा। कांटे की टक्कर थी दोनों शूटर्स के बीच में। किस तरह के रिजल्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और सिल्वर जीत के जा रहे हैं यहाँ से अनीश, जो कॉमनवेल्थ चैंपियन भी हैं। इनकी सिस्टर हैं मुस्कान, जो जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पहले अनीश से ही शुरू करते हैं। अनीश, कितना टफ था उस समय चल रहा था जब आप रैपिड फायर कर रहे थे और आप 1-2 के लिए जब फाइट कर रहे थे? रैपिड फायर बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है। देखिए, बहुत मजा आता है देखने स्पेक्टेटर्स को भी, और फिर शूटर्स को तो डेफिनेटली बहुत ही मजा आता है। तो बड़ा अच्छा कंपटीशन था। क्वालिफिकेशन राउंड कल और आज खत्म हुआ। मैंने 582 का स्कोर किया। इट वाज द हाईएस्ट इन क्वालिफिकेशन और एक बड़ा अच्छा स्कोर है। खेलो इंडिया के इस प्लेटफॉर्म को कितना एंजॉय किया? आप जैसे स्टार्स यहाँ पर पे आए, नए यूथ भी यहाँ से निकल करके सामने आए, एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को। मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया खेलो इंडिया गेम्स खेलने। मैंने 2018 वाला फर्स्ट गेम्स खेला था। उस टाइम पे एयर पिस्टल होता था सिर्फ, और अभी लास्ट ईयर शूटिंग नहीं था यूनिवर्सिटी गेम्स में, बट इस साल ऐड किया, बड़ी खुशी हुई। और मैं कैंप को स्पेशली छोड़ के मैं कहा मुझे गेम्स जरूर खेल के आने, खेलो इंडिया वाले यूनिवर्सिटी गेम्स खेलने आया। बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म लगा और फैसिलिटीज बड़ी अच्छी थी। खान हमारे साथ हैं जो जूनियर वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट रही। आप अभी क्या कर रही हैं और शूटिंग के इस करियर को अभी आगे कैसे आप एंजॉय करेंगे? सर, अभी मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर MBBS में पढ़ रही हूँ। मतलब वहां पढ़ने से पहले मैं शूटिंग करती थी। मैंने मेडल्स जीते इंडिया के लिए, अपने स्टेट के लिए। अभी मैं अपने छोटे भाई को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बैंगलोर आई हूँ, मतलब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसने सिल्वर जीता है। और अभी मैं इन सबको देख के कितने नए प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना पढ़ाई के बाद में दोबारा शूटिंग में आऊँ। सर, खेलो इंडिया से नए और पुराने स्टार्स यहाँ से निकल करके सामने आए, कैसे देखते हैं अनीश को और इनके जो उदयवीर जैसे कम्पिटिटर को जो यहाँ पे कम्पीट कर रहे थे? सर, ये सारे चैंपियन हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि खेलो इंडिया जो प्लेटफॉर्म है वो तराश रहा है अभी, और एक खेल जो है वो स्वर्णिम भविष्य की तरफ इंडिया ने पहल कर दी है। और यही मुकाम है जब हम बड़े कंपटीशन में जाके पाते हैं, चाहे वो ओलंपिक लेवल हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियन में हो। ये फैसिलिटीज हमें उस टाइम दी जाती हैं जो गवर्नमेंट ने हमें बेस रूट पे दे दिया है। और जो भी डिग्निटीज इनमें शामिल हुआ, जिनका विजन रहा, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या खेल मंत्री हो या हमारे डीजी साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, जिन्होंने इस मुहिम को ग्राउंड पे लाकर ये दिखा दिया कि हम भारत को पूरे सर्वश्रेष्ठ भारत बना के छोड़ेंगे। अनीश, जूनियर वर्ल्ड कप के लिए किस तरह से प्रिपरेशन और क्या देखते हैं वहाँ पे? मैं आज रात को वापस फ्लाई कर रहा हूँ और 3-4 दिन की मैं ट्रेनिंग करूंगा। उसके बाद काफी सारे कॉम्पिटिशन्स लाइंड अप है। जूनियर वर्ल्ड कप अभी नेक्स्ट वीक जाऊंगा। उसके बाद चांगवन में सीनियर वर्ल्ड कप एंड देन एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो मेजर टूर्नामेंट्स हैं इस साल के। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे स्टार अनीश और मुस्कान, और साथ ही साथ दीपक दुबे, जिन्होंने इंडिया को कई सारे ऐसे टैलेंटेड शूटर्स दिए हैं, तराशे हैं। उम्मीद करेंगे कि अनीश एक बार फिर से जूनियर वर्ल्ड कप में भी शाइन करे और मुस्कान जल्दी से रेंज में वापसी करें और देश के लिए पदक जीते। स्फूर्ति रंजन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज बैंगलोर। बात IPL की, जो इस वक्त अगर बात की जाए तो आज शीर्ष पर चल रही गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स के साथ होगा। और इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो इस मुकाबले में जब गुजरात की टीम मैदान पर उतरेगी तो उसकी नज़रें प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने पर रहेंगी। पहली बार IPL में भाग ले रही गुजरात की टीम को अब तक हराना आसान नहीं रहा। उसने 9 में से 8 मैच जीते हैं और लगातार 6ठी जीत दर्ज करने से वह प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बन जाएगी। दूसरी तरफ पंजाब की टीम के प्रदर्शन में फिर से निरंतरता का अभाव है।
तथा उसे अब 9 मैचों में से 5 में हार मिली। पिछली बार जब गुजरात और पंजाब का सामना हुआ था तो तेवतिया ने आखिरी 2 गेंदों पर छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। तो फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें बर्लिन से। जिस तरह से हमने आपको बताया था, अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने जो भारतीय समुदाय था बर्लिन में उससे मुलाकात की और वो अभी कुछ ही देर में यहाँ से कोपेनहेगन के लिए निकलने वाले हैं। 3 देशों की यात्रा है प्रधानमंत्री की। पहला पड़ाव था बर्लिन, जिसमें उन्होंने कल जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। और अभी जो हमने प्रधानमंत्री का ट्वीट देखा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत बेहतरीन उनकी यात्रा रही है और आज प्रधानमंत्री की यूरोप यात्रा का दूसरा दिन है। आज वो कोपेनहेगन के लिए निकल रहे हैं। डेनमार्क की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी उनका बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। और जर्मनी की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है उनको संबोधित किया था, भारत की 21वीं सदी का जिक्र किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं बर्लिन से, जहाँ पर प्रधानमंत्री का आज दूसरा दिन है और यहाँ से अब वो कोपेनहेगन के लिए निकल रहे हैं। अभी कल ही उनका औपचारिक स्वागत किया गया था और अब इस वक्त वो बर्लिन की सरजमी से विदाई लेते हुए कोपेनहेगन के लिए निकल रहे हैं। और बहुत अहम उन्होंने अपनी इस यात्रा को ट्वीट में बताया और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जो ओलाफ शोल्ज से उनकी मुलाकात रही उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया और काफ़ी बेहतरीन वो मुलाकात रही है। और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से कुछ ही देर पहले भी भारतीय समुदाय के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और बहुत गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। अभिवादन करते हुए और नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री वापस बर्लिन से अब कोपेनहेगन की तरफ। 3 देशों की यात्रा, पहली विदेश यात्रा हम मान रहे हैं इस साल की इन 3 देशों की अगर बात की जाए, जिसमें पहला पड़ाव था बर्लिन, दूसरा कोपेनहेगन और फिर फ्रांस की यात्रा पर प्रधानमंत्री इस वक्त है और डेनमार्क के लिए रवाना हो रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि वहाँ पर ग्रीन पार्टनरशिप को लेकर बहुत सी बैठकें होंगी और प्रधानमंत्री की यूरोप यात्रा का दूसरा दिन बर्लिन से विदा लेते हुए अब कोपेनहेगन की तरफ। प्रधानमंत्री की ये जो दूसरा पड़ाव है वो कोपेनहेगन की तरफ है और वहाँ पर भी उच्च स्तरीय वार्ता होगी जहाँ पर वो जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और डेनमार्क की यात्रा पर कई ऐसी उच्च स्तरीय वार्ताएं होंगी जिसमें वो हिस्सा लेंगे। भारत डेनमार्क व्यापार मंच का हमने जिक्र किया कि वहाँ के कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनको भी संबोधित करेंगे। और सबसे अहम बात है कि भारतीय समुदाय लगातार बहुत ही उत्साहित तरीके से उनका वहाँ पर भी इंतजार कर रहा है कि जैसे हमने देखा बर्लिन में भव्य स्वागत किया गया, अब आज वहाँ पर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से का 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है इस यात्रा के मायने? जर्मनी, डेनमार्क का दौरा कई और फ्रांस से डीडी न्यूज और डीडी इंडिया की एक्सक्लूसिव कवरेज। 2 से 4 मई लगातार कवरेज डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पर।
समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दूरदर्शन नेशनल पर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे आप देखते हैं धारावाहिक बालकृष्ण। अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख शांत करूंगी। कभी छूट जाए आपका कोई एपिसोड तो बिल्कुल न कीजिए फिक्र। देखिए बालकृष्ण के पूरे हफ्ते के एपिसोड्स बैक टू बैक हर रविवार शाम 8:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। दूरदर्शन नेशनल पर सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे आप देखते हैं धारावाहिक कोरस। कभी छूट जाए आपका कोई एपिसोड तो बिल्कुल न कीजिए फिक्र। देखिए कोरस के पूरे हफ्ते के एपिसोड्स बैक टू बैक हर शनिवार शाम 8:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन नेशनल। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा में। आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे डेनमार्क, जहां द्विपक्षीय मसलों के साथ होगी दोनों देशों के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की समीक्षा। साथ ही कल होगी नॉर्डिक समिट। इसी के साथ साथ दिखाएंगे किस तरह की तैयारियां डेनमार्क में हैं प्रधानमंत्री के इस पूरे दौरे को लेकर। साथ ही होंगे देश विदेश, खेल और अर्थ जगत की भी खबरें, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। बर्लिन के बाद आज डेनमार्क के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समकक्ष मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ करेंगे उच्च स्तरीय वार्ता। हरित रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय संबंध होंगे बैठक के प्रमुख मुद्दे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से असम और मिजोरम के दौरे पर बोडो साहित्य सभा के कार्यक्रम में होंगे शामिल। बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर जयंती समारोह में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। कहा, हर देशवासी भारत को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का ले संकल्प। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आज आखिरी दिन। गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर होंगे समापन समारोह में शामिल।
आज अक्षय तृतीया से शुरू हुई 4 धाम यात्रा, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के खुले कपाट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा, इस बार ऐतिहासिक होगी यात्रा। देश भर में छाई ईद की खुशियां, मुसलमान समुदाय ने अदा की विशेष नमाज। और आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के डेनमार्क दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डेनमार्क की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ उच्च स्तरीय वार्ता में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री भारत डेनमार्क व्यापार मंच के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। जर्मनी की यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर राजधानी कोपेनहेगन जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली डेनमार्क यात्रा है और वहां के प्रधानमंत्री के साथ तीसरी उच्च स्तरीय वार्ता होगी। इन बैठकों में वैश्विक और क्षेत्रीय हित के मुद्दों पर विशेष रूप से विचार विमर्श होगा। इससे डेनमार्क के साथ हरित सामरिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करने और द्विपक्षीय संबंधों के अन्य पहलुओं पर बातचीत करने का अवसर मिलेगा। पीएम मोदी भारत डेनमार्क व्यापार गोलमेज बैठक में भी हिस्सा लेंगे। दोनों प्रधानमंत्री इंडिया और डेनमार्क के लीडिंग सीईओज से मिलेंगे, क्योंकि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेसिकली बिजनेस आगे लेकर जाता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स होते हैं वाटर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, शिपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीयों में खासा उत्साह है। वो उनका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, जहां वो पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत करेंगे। डेनमार्क में प्रवासी भारतीयों की संख्या 16,000 से अधिक है, जो डेनमार्क की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। मोदी जी का जो विजन है बहुत ही ग्रांड है, और जब प्राइम मिनिस्टर मेटे ने डेनमार्क से इंडिया विजिट किया तो मोदी जी का जो स्लोगन है कि डेनमार्क हैज स्किल्स एंड इंडिया हैज स्केल, वो यहाँ पे बहुत राइम हुआ है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। मुझे पहले तो बहुत खुशी है और गर्व है कि इंडिया और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है, एंड मोदी जी के जो कमिटमेंट है टू बी नेट कार्बन जीरो बाय 2070 इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव। डेनमार्क की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारत डेनमार्क व्यापार मंच के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। भारत और डेनमार्क के बीच पहले से ही कारोबार हो रहा है और देश में 200 से अधिक डेनिश कंपनियां मौजूद हैं और 60 से अधिक भारतीय कंपनियां डेनमार्क में कारोबार कर रही हैं। कई प्रमुख डेनिश कंपनियों ने मेक इन इंडिया पहल के तहत नए विनिर्माण कारखाने स्थापित किए हैं। डेनमार्क दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस 3 T's पर होगा: ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलेंट। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनिश प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रिव्यू करेंगे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर भी होगा कि कैसे पीपल टू पीपल कनेक्ट को और बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि भारत और डेनमार्क के संबंधों को और प्रगाढ़ता के साथ नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। कैमरा पर्सन इंदु डांग के साथ अरुण शर्मा, डीडी न्यूज, डेनमार्क। और डेनमार्क के जाने माने अखबारों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के डेनमार्क दौरे को ऐतिहासिक बताया है। दरअसल पीएम के इस दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्तों में नई ऊर्जा को अभी से महसूस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेनमार्क दौरा काफी महत्वपूर्ण रहेगा और जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स है डेनमार्क में, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी प्रमुखता से यहाँ पे कवर किया है। देखिए, जो यहाँ का लीडिंग न्यूज़पेपर है सीपीएच पोस्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनिश प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन की तस्वीर को साफ छापा है और साफ तौर पर कहते हैं कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो पर्सनल केमिस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनिश प्राइम मिनिस्टर की किस तरह की रह सकती है इस विजिट के दौरान, कैसे बायलैटरल संबंधों को आगे लेकर के जाया जा सकता है, तो फ्रंट पेज पे सीपीएच पोस्ट
पोस्ट ने इसको कवर किया है। दूसरी अगर सबसे बड़ी प्रोमिनेंट खबर की बात की जाए तो यहाँ का एक और लीडिंग न्यूज़पेपर है जिसको हम बोलते हैं बर्लिंग्स्के। बर्लिंग्स्के ने भी प्राइमरीली देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर आर्टिकल लिखा है और साफ तौर पर लिखा है कि टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट प्राइमरीली टू डोमिनेट ड्यूरिंग दिस विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक और जो सबसे लीडिंग जो न्यूज़पेपर है डेनमार्क का, उसने 2 पेज ओपिनियन एक तरह से आर्टिकल लिखा है, इसको ओपेड बोलते हैं। यहाँ की जो लीडिंग जर्नलिस्ट है उन्होंने इस पर एक लीडिंग जो टॉप आर्टिकल लिखा है। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो रिफॉर्मिस्ट अप्रोच अपनाई है इकोनॉमी के अंदर और साथ ही साथ किस तरह की पॉपुलैरिटी है उसकी इंडिया के अंदर, और जाहिर तौर पर किस तरह से टेक्नोलॉजी और भारत का जो स्केल है वो किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगा एक दूसरे को, और जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों को यहाँ प्रमुखता से छापा गया है जो डेनमार्क के जो लीडिंग न्यूज़पेपर या फिर जो अखबार है। तो डेनमार्क से फिलहाल इतना ही, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम खबरें हैं वो अखबारों में तो छपी है, लेकिन हाँ बेसब्री से इंतजार भी है कि आखिर क्या कुछ आउटकम्स निकल करके आते हैं इस विजिट से। अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज़, कोपेनहेगन। तो आपने देखा किस तरह से तैयार है डेनमार्क। साथ ही डेनमार्क में प्रधानमंत्री मोदी के भव्य और जोरदार स्वागत के लिए भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ खास तैयारियां की हैं। इस दौरान भारतीय समुदाय एक भारत श्रेष्ठ भारत का बेहतरीन संगम का प्रदर्शन करने वाला है। जाहिर है डेनमार्क में हम सभी को भारत की संस्कृति और परंपरा की एक खूबसूरत झलक देखने को मिलेगी और क्या कुछ खास रहने वाला है इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण शर्मा ने। बोलियां अनेक, भाषा एक, राज्य अनेक, भारत एक, रंग अनेक, तिरंगा एक। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां डेनमार्क में हो रही हैं और लगभग डेनमार्क के अंदर 16,500 जो इंडियंस हैं या इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो रहते हैं। और इस समय पर आप देखेंगे कि भव्य स्वागत की तैयारी, चाहे गणपति बप्पा की जो गीतों पर धुन हो या फिर जो इंडियन नेशनल के जो गाने हैं हमारे बॉलीवुड के गाने उनकी बात की जाए यहाँ पर, या फिर पंजाबी भांगड़े की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की यहाँ पर भव्य तैयारियां की जा रही है। एक बात तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां एक डायस्पोरा कनेक्ट जरूर होता है, पीपल टू पीपल कनेक्ट पे फोकस जरूर रहता है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सब लोग बहुत उत्साहित हैं और जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये इतना रंग भरा होने वाला है जैसा कि भारत है, तो प्रधानमंत्री को हम भारत को मिस नहीं होने देंगे, इसी के लिए सारी तैयारी चल रही है। उसके साथ में एक और एस्पेक्ट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री जी को जितना डेनमार्क और भारत के बीच की दोस्ती की उन्होंने जितनी नींव डाली है, तो ये प्रोग्राम भी भारत और डेनमार्क के कोलैबोरेशन से ही हो रहा है। इसमें डेनिश आर्टिस्ट होंगे जिनके पास में इंडिया का टिंट है और जिन्होंने इंडिया की टाइप से परफॉर्मेंस दिया है, और तबला प्लेयर होंगे, सितार प्लेयर होंगे, गुजराती गरबे हो, पंजाबी भांगड़ा हो, मराठी डांस हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के गीत हो, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डेनमार्क में होंगे, कोपेनहेगन के अंदर होंगे, तो जाहिर सी बात है उन्हें मिनी इंडिया की एक वानगी दिखाई देगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो निकल करके आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं उसकी झलक भी यहाँ पर आपको दिखाई देती हुई नजर आएगी। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर होंगे तो फोकस पूरी तरह से पीपल टू पीपल कनेक्ट पर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए केवल भारतीय लोग नहीं, जो डेनिश लोग हैं वो भी आपको इस जो बेला सेंटर हॉल है वहां पर दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात है कि 6 मिलियन यानी कि 60 लाख डेनिश लोग और 1.25 बिलियन भारतीय यानी कि 125 करोड़ भारतीय इस इवेंट के बाद में और नजदीक आते हुए दिखाई देंगे और भारत और डेनमार्क के रिश्तों को और प्रगाढ़ता मिलेगी। कैमरा पर्सन इंदु डांग के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, कोपेनहेगन। तो आपने देखा मिनी इंडिया की झलक के साथ किस तरह से इंडियन डायस्पोरा तैयार है डेनमार्क में। वहीं पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए भारत और डेनमार्क एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत और डेनमार्क के संयुक्त प्रयास से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत कैसे कम होगी, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा।
इस वक्त हम लोग जो दूरदर्शन की टीम है वो डेनमार्क के कोपेनहेगन में मौजूद है और डेनमार्क जाना जाता है दुनिया भर के अंदर वन ऑफ दी क्लीन एंड ग्रीन कंट्रीज के लिहाज से। और इस समय पर हम लोग टेस्ला एक्स में बैठे हुए हैं। टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नाम से मशहूर है, एक सिनोनिम माना जाता है इलेक्ट्रिक कार्स का। और भारत ने भी साफ तौर पर टेस्ला को कहा है कि आप भारत में आइए, मेक इन इंडिया के तहत अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाइए। और जैसे जैसे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दुरुस्त होता हो जाएगा, वैसे वैसे बड़ी बड़ी कंपनियां भी भारत में आकर के मेक इन इंडिया के तहत ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाती चली जाएंगी। लेकिन डेनमार्क क्यों खास है ग्रीन एनर्जी के लिहाज से, तो जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम लोग इस समय पर ग्रीन कार या फिर इलेक्ट्रिक कार से निकले और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये विंड मिल्स हैं। डेनमार्क के अंदर 7,000 से ज्यादा विंड मिल्स हैं। 60% से ज्यादा की जो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट पूरी होती है डेनमार्क में वो विंड एनर्जी से पूरी होती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी विंड से, सोलर से जनरेट करता है डेनमार्क, उसी एनर्जी से प्राइमरीली इन इलेक्ट्रिक कार्स को, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को, अपने जो घर की रिक्वायरमेंट्स होती है इलेक्ट्रिक के मोर्चे पर, उसको पूरा करने की कोशिश करता है। और ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो भारत और डेनमार्क के बीच में है, वो प्राइमरीली कैसे दोनों देशों को मदद करेगी, कॉम्प्लीमेंट करेगी एक ग्रीनर प्लैनेट बनाने की दिशा के अंदर। इसको समझने के लिए मेरे साथ विलियम मौजूद है, जो कि सीईओ हैं एक इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिस्ट जो स्टार्टअप है उसके। व्हाट मेक्स यू अडॉप्ट दीस टेक्नोलॉजीज? We adopted because we want Denmark to be a green country, and the government helping us by setting up and paying for investment in the windmills, solar panels. We have in Denmark 7,000 windmills, which is producing more than 50% of our electricity. On top of that, we have also all our garbage from our householding is burnt and producing electricity. Every new houses which are built have to have solar panels on. So it means that my new house, when I'm coming home in the evening, I connect my car to the plug, and then I'm charging my Tesla for a whole day driving, producing my own electricity. How do you think India and Denmark can complement each other as far as green energy is concerned, as far as making this planet greener? How do you think that will happen? India do have a huge lot of people, and in Denmark we do not have so many people, but we have a lot of technology, we have a lot of know-how, and by using the Indian help and the Danish technology, we are able to make a green world. तो साफ तौर पर विलियम बताते हुए कि भारत और डेनमार्क एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। भारत के पास एक तरह से स्केल है, तो जाहिर सी बात है डेनमार्क के पास में टेक्नोलॉजी है। तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक तरह से जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्रीन प्रोडक्ट्स, यानी कि जो बैटरीज होती है जो इलेक्ट्रिक कार्स में लगने वाली होती है, या फिर जो विंड मिल की जो ब्लेड्स होती है, सोलर पैनल्स होते हैं, इनकी कॉस्ट को काफी हद तक कम करेंगे, जिसका सीधे तौर पर फायदा भारत को मिलता हुआ दिखाई देगा। कैमरा पर्सन इंदु डांग के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, कोपेनहेगन। और हमारे पास वो तस्वीरें भी मौजूद हैं जब प्रधानमंत्री मोदी आज बर्लिन से डेनमार्क के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी यूरोपीय देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज डेनमार्क पहुंच रहे हैं। भारतीय समय अनुसार तकरीबन 2:15 बजे 2:20 तक वो डेनमार्क पहुंचेंगे। ये जो इस समय आप दृश्य देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जो बर्लिन से रवाना हो रहे हैं। 3 देशों की यूरोपीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आइए एक नजर डालते हैं कि किस तरह से डेनमार्क की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है भारत के लिए। इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जहां द्विपक्षीय मामलों पर तमाम ऐसे मसले होंगे जिस पर बातचीत होगी, साथ ही साथ हरित रणनीतिक साझेदारी यानी कि ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर भारत और डेनमार्क किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसे भी देखने की जरूरत है। इस पार्टनरशिप की शुरुआत 2020 में हुई है। 5 साल के लिए तैयार की गई है संयुक्त कार्य योजना। भारत और डेनमार्क हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधनों पर एक साथ काम करने को तैयार हुए हैं, सहमत हुए हैं। साथ ही साथ वो जो क्षेत्र हैं, पवन ऊर्जा, जल प्रबंधन, सर्कुलर इकोनॉमी, शिपिंग और स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में सहयोग की आज समीक्षा भी होगी। इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। हरित समाधानों यानी कि हरित समाधान के साथ ही हरित अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में
निवेश की रणनीति तैयार की गई है इस पार्टनरशिप के तहत, जिसका मतलब है सीधे सीधे किस तरह से कम लागत में लोगों को हरित विकल्प मुहैया कराए जाएं। वहीं इस पूरी एक तरह से इस मुहिम का एक बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान ढूंढने में आसानी होगी, जिसके समाधान का आधार रहेगा हरित ईंधन विकल्प। किस तरह से उन चुनौतियों का समाधान ढूंढा जाए, मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को भी बनाए रखने में मदद मिलेगी। सरकार के मेक इन इंडिया इस पूरे अभियान को भी एक बड़ी रफ्तार मिलने वाली है। इस पूरी रणनीतिक साझेदारी के तहत आज इसकी एक समीक्षा होगी। निवेश से भविष्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिसका एक बड़ा असर होगा। ग्रीन जॉब्स की बात प्रधानमंत्री ने की है। बर्लिन से रवाना होने से पहले उन्होंने इसके संकेत भी बहुत साफ दिए हैं, तो इसका एक बड़ा असर देखा जाएगा और सभी को इंतजार है। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद कह सकते हैं तकरीबन 1 घंटे के बाद वो डेनमार्क पहुंचेंगे। रहेगी हमारी पूरी विस्तार से इस पे कवरेज। डेनमार्क यात्रा पर क्या क्या रहेंगे मुख्य बिंदु, क्या रहेगी चर्चा के मसले, दोनों देशों के बीच आम सहमति के जो तमाम मुद्दे हैं उस पर किस तरह से प्रगति होगी। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य खबरों की, जिसमें रहेंगी ताजा खबरें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी विदेशों से मिल रहे सोने और हीरे के गिफ्ट को बेचकर पैसे लेने के मामले में बुरी तरह से घिरे हुए हैं। पाकिस्तान की नई सरकार ने खुलासा किया है कि इमरान खान ने सरकारी गिफ्ट को तोशाखाना से बेचकर 14 करोड़ 20 लाख रुपए बनाए हैं। इस खुलासे के बाद से ही पाकिस्तान में इमरान खान की किरकिरी हो रही है और उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख लेने की नसीहत सलाह दी जा रही है। इस संबंध में पीएम मोदी का एक वीडियो भी पाकिस्तानी शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि इमरान खान ने विदेशों से मिले तोहफों का केवल 20% पैसा देकर उसे ले लिया है। शहबाज शरीफ सरकार अब इमरान खान से इन पैसों का हिसाब मांग रही है। इमरान की इस कमाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में 14 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे। वहीं उन्होंने सरकारी गिफ्ट बेचकर 14 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई कर डाली है। पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का वादा करने वाले इमरान खान को उनके इसी भ्रष्ट आचरण के लिए पीएम मोदी से सीख लेने की सलाह दी जा रही है। आखिर पाकिस्तान के लोग पीएम मोदी का जो वीडियो शेयर कर रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, अब ये आपको दिखाते हैं। अपनी तारीफ करने के लिए नहीं आ रहा हूं, मुझे क्षमा करना, लेकिन प्रसून जी ने सवाल पूछा है, मैं जवाब न दूं तो ठीक नहीं लगेगा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारोह में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ न कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूं, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में एक दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया सी मूर्ति दी है, यहां रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा, करेगा या नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ये सब क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था, इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है और नसीहत दी जा रही है इमरान खान।
आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 से 6 मई तक असम और मिजोरम के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद असम के तेमुलुपुर जिले में बुधवार को बोडो साहित्य सभा के समापन सत्र में शामिल होंगे। 3 दिवसीय बोडो साहित्य सभा के 61वें सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। राष्ट्रपति के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी इस सत्र में शिरकत करेंगे। साहित्य सभा के अध्यक्ष तोरेन बोरो ने कहा कि ये अवसर ऐतिहासिक होगा क्योंकि किसी भी राष्ट्रपति ने अब तक पूर्वोत्तर में साहित्यिक आयोजन में हिस्सा नहीं लिया है। कार्यक्रम में विश्व भर के अलग अलग हिस्सों से 4000 से अधिक लोग इस समारोह में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अक्षय तृतीया और महावीर के 2550वें निर्माण कल्याणकम के मौके पर दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 स्थित भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नवीनीकरण का शिलान्यास किया। अस्पताल का निर्माण महासती मोहन देवी जैन शिक्षण समिति संस्था की देखरेख में किया जाएगा। रोहिणी में भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का नवनिर्माण किया जा रहा है, जिसमें सभी के लिए सुविधाजनक मूल्यों पर उत्तम व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में यह अस्पताल 2 मंजिला है। नवीनीकरण कर 11 मंजिल तक बनाने का प्रस्ताव है। 250 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अस्पताल में सामान्य से लेकर जटिल रोगों का इलाज आधुनिक उपकरणों से किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नवीनीकरण का शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जैन धर्म में संतों के जीवन में सेवा करने की सदा से ही परंपरा रही है। मुझे बताया गया है कि महासती मोहन देवी जी जैन शिक्षण समिति द्वारा गरीबों की सेवा के लिए निःशुल्क नेत्र शिविर लगाए जाते थे। उस सेवा कार्य को स्थायी रूप देने के उद्देश्य से अस्पताल के निर्माण का निर्णय लिया गया। इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं समाज के सभी वर्गों को किफ़ायती दरों पर तथा गरीबों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने की योजना है। कोविड महामारी के दौरान भी भगवान महावीर अस्पताल ने भी कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। राष्ट्रपति ने कहा कि स्पेनिश फ्लू और दुनिया भर कोरोना महामारी के संक्रमण से पूर्व ही जैन धर्म में मास्क पहनने की परंपरा रही है। जैन धर्म के प्रवर्तकों ने तो सदियों पहले ही मास्क की उपयोगिता को समझ लिया था। मुंह व नाक को ढकने से वे जीवाणु हिंसा से बचाव के साथ साथ शरीर में जीवाणुओं के प्रवेश को भी रोक पाते थे, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहती थी। इसीलिए आज पूरी मानवता जैन धर्म के प्रवर्तकों के प्रति अपनी श्रद्धा व कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार जैन संतों ने शारीरिक परिश्रम के महत्व को भी रेखांकित करते हुए पैदल भ्रमण करने पर बहुत जोर दिया। प्रायः देखा गया है कि पैदल भ्रमण और शारीरिक श्रम करने वाले हमारे जैन साधु संत स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। आज अक्षय तृतीया है और आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट अक्षय तृतीया के मौके पर आज 6 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर 6 मई को और चमोली जिले की बद्रीनाथ मंदिर 8 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड की सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार कई खास इंतजाम किए हैं। तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। खास बात यह है कि यात्रा के लिए कोविड परीक्षण और टीकाकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्यमंत्री धामी ने आज यात्रा के आगाज पर कहा कि इस बार की यात्रा ऐतिहासिक होगी। आज से यात्रा हमारी विधिवत रूप से प्रारंभ हो रही है। मैं सभी श्रद्धालुगणों का, सभी यात्रियों का, सबका उत्तराखंड देवभूमि आगमन पर स्वागत करता हूं। और ये यात्रा ऐतिहासिक होगी। हमारे चारों धामों के आशीर्वाद से, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से सबकी यात्रा सरल हो, सुगम हो और सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, सबके लिए मंगल हो, सब लोग सुरक्षित आएँ और सुरक्षित जाएं, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। और चारधाम यात्रा की तैयारियों पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सहयोगी चंद्रशेखर, मुख्यमंत्री ने बहुत साफ कहा कि इस बार की यात्रा ऐतिहासिक होगी, किन किन मायनों में? देखिए, ऐतिहासिक इस मायने में भी होगी क्योंकि कोविड-19 के आने के बाद से पहली बार होगा जब यात्रा इतने बड़े स्तर पर शुरू होगी और 2 साल का ये तकरीबन समय निकल गया है। और ऐसे में काफ़ी उत्साह लोगों के मन में है, यात्रियों के मन में है कि वो भी चारधाम यात्रा में दर्शन करना चाहते हैं और इसको लेकर के व्यापक तरीके से जो है वहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। जैसे कि हम जान रहे हैं कि कोविड-19 टेस्ट जो है और जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेशन है उसकी अब बाध्यता वहाँ पर नहीं रखी गई है अग्रिम आदेश के आने तक। वो इसका कारण यही रखा गया है क्योंकि कोई क्योस नहीं मचाना चाहती है सरकार, नहीं चाहती है कि काफ़ी सारी भीड़ जो है बॉर्डरों में खड़ी हो जाए, इसलिए उनको आने दिया जाएगा। और कई सारे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर वो सब चेकिंग हो सकती है। हालांकि रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे ऑनलाइन तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देनी होंगी, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी संख्या में जो है वो लोगों ने अब तक पंजीकरण वहाँ पर करा लिया गया है। और उस पंजीकरण को देखते हुए क्योंकि पहले से ही ये असेसमेंट लगाया गया है कि कितने लोग आ सकते हैं और हर दिन का भी असेसमेंट इसमें किया गया है कि निश्चित संख्या जो है वो ही वहाँ तक पहुँचे पर डे के हिसाब से, ताकि जो व्यवस्थाएँ हैं वो उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो और आसानी से लोग जो हैं वो अपना दर्शन करके जा सके। अगर मैं तैयारियों की बात करूं यहाँ पर तो यहाँ पर जो डॉक्टर की काफ़ी सारी संख्या यहाँ पर लगाई गई है। कई सारे मेडिकल कैंप यहाँ पर बनाए गए हैं, टेलीमेडिसिन की सुविधा यहाँ पर दी गई है, मोबाइल ऐप हो, रजिस्ट्रेशन कैंप हो, इसके अलावा जो पोर्टल है वहाँ पर पूरी सुविधाएँ वहाँ पर दी गई हैं कम्युनिकेशन को लेकर के। इसके अलावा 32 NDRF की टीमें जो हैं वो तैनात की गई हैं अगर कोई ऐसी मिसहैपनिंग वहाँ पर होती है उसको लेकर के, तो वहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पुलिस का काफ़ी इंतज़ाम वहाँ पर किए गए हैं। पेट्रोल पंप्स को कहा गया है कि वो अपना जो है वो भंडारण को सुनिश्चित रखें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या जो है वो लोगों को यहाँ पर ना की जा सके। और इसके अलावा वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उनको भी जो है गाइडलाइंस है वो वहाँ पर दी गई हैं। तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी गई होंगी। बसेस का यहाँ पर कहा गया है कि निश्चित जो संख्या है 1800 के करीब वो वहाँ पर सुनिश्चित की गई हैं। 500 ऐसी बसेस हैं जो कि अगर मान लीजिए कम पड़ती हैं तो उसके लिए भी उसको रिजर्व में रखा गया है। और तो एक जो जैसे रुद्रप्रयाग और चमोली का जो इलाका पड़ता है या फिर जो उत्तरकाशी का इलाका पड़ता है, यहाँ के डीएम के साथ एक समन्वय बनाया गया है। काफ़ी समय से यहाँ पर बातचीत चल रही है। बद्री केदारनाथ धाम के साथ भी लगातार कम्युनिकेशन किया गया है कि वहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत समस्या उत्पन्न होती है या फिर चीज़ों को लेकर जो कमी होती है तो उसको भी सुनिश्चित किया जाए। तो फिलहाल काफ़ी रणनीतिक रूप से ऋतु यहाँ पर कोशिश की गई है कि चारधाम यात्रा के लिए जो यात्री आ रहे हैं पिछले 2 साल से उन्होंने वेट किया है उन्हें किसी भी प्रकार का कोई असंतोष ना हो। जी चंद्रशेखर, आपने बताया निश्चित तौर पर उत्साह होगा श्रद्धालुओं में। ज़्यादा कोविड का दौर रहा जिस समय ये चारधाम की यात्रा नहीं हुई, यानी कि हम ये माने 2 साल का समय सरकार के पास रहा तमाम तैयारियों का। अगर हम पूछें वो कौन कौन सी चीज़ें अलग रहेंगी जो 2 साल पहले होती थी और इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मौजूद रहेंगी? देखिए, इस बार लाइव दर्शन भी आप कर सकते हैं बद्री केदारनाथ धाम के। जो तीर्थयात्री वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं या उनको देरी हो रही है, उस प्रकार से ऑल वेदर रोड अगर आप देखें तो इतनी अच्छी रोड बनी है कि अब जो दूरियां हैं वो भी काफ़ी समय से सिमट चुकी हैं, तो वो एक अच्छा यहाँ पर इस समय रहेगा। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स की सुविधाएँ जो हैं वो आप ऑनलाइन भी हैं ताकि आप ऑनलाइन भी वहाँ से जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन को लेकर के ये एक नई पहल है जिस प्रकार से की गई है। इसके अलावा जो यात्री आएंगे हर दिन वहाँ पर यात्रा करने की, दर्शन करने के लिए चारों धामों में, उनकी यात्राओं के जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको भी निश्चित किया गया है
कि कितनी संख्या में वो लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो व्यापक रूप से देखा जाए तो कई मायनों में ये इस बार महत्वपूर्ण रहने वाली है यात्रा। और आर्थिक रूप से अगर देखें ऋतु तो ये उत्तराखंड के लिए, चूँकि पर्यटन सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पर रोज़गार का साधन है, अर्थव्यवस्था का साधन है, रेवेन्यू का साधन है। और वहाँ पर जो यात्री आने से वहाँ पर जो चारधाम यात्रा मार्ग है, वहाँ पर जितने सारे होटल्स हैं, जितनी दुकानें हैं, जितने वहाँ पर पूजा सामग्रियाँ बेचने वाले लोग हों, या फिर जितने गाइड वहाँ पर हों, या फिर वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो लोग लगे हुए हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ जो लोग लगे हुए हैं, और उनके लिए भी रोज़गार का एक बड़ा ज़रिया ये है। और वो भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि कब यात्रा शुरू हो, और वो भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो इस दौरान यहाँ पर निभाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इस पूरी जानकारी का, शुक्रिया। बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय कर्नाटक के दौरे पर हैं। उन्होंने आज बसावा जयंती के मौके पर 12वीं सदी के समाज सुधारक और लिंगायत संत बसवेश्वर को बेंगलुरु के चालुक्य सर्कल पर श्रद्धांजलि दी और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में नृपतुंगा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने वर्चुअल माध्यम से बेल्लारी में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कर्नाटक पुलिस का स्मार्ट ई बीट इलेक्ट्रॉनिक बीट ऐप भी लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं के अंदर और युवाओं के चरित्र के अंदर निर्मित है।